अब माओ माओ बिल्ली को साफ करती है और उसे एक बार फिर से मिल्क पिलाती है ताकि उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके, और साथ में उसे श्रेडेड चिकन भी खिलाती है और फिर उसे एक सैंडी बॉक्स में रेस्ट के लिए रख दिया जाता है। अब उसी बिल्ली को देखने के लिए कुछ दिन बाद जिनशी माओ माओ से मिलने आता है ताकि वो देख सके कि लिंगली बिल्ली के साथ कैसे खेलती है। माओ माओ को ये जान के खुशी होती है कि वो बिल्ली एक फीमेल है और उसे न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एकदम से ये सब बोलते हुए उसे एम्बैरेसमेंट भी होती है क्योंकि जिनशी भी तो एक यूनिक था। वो उसे सॉरी करती है और कुछ स्वीट्स खाने को देती है। जिनशी अब उस बिल्ली से खेल रहा था। उसे हैरत होती है ये जान के कि माओ माओ को बिल्लियां कुछ ज्यादा पसंद नहीं। माओ माओ का ख्याल था कि बिल्लियों को खेलते हुए देखना ह्यूमंस को बहुत अच्छा लगता है और उनकी बॉडी अच्छा फील करती है, इसलिए दिल चाहता है कि उन बिल्लियों को टच किया जाए। लेकिन बुरी बात ये थी कि वो बिल्लियां सिर्फ तब प्यार दिखाती हैं जब आप उन्हें खाने के लिए कुछ दें। ये सब बातें जिनशी सोचते हुए रियलाइज करता है कि माओ माओ भी तो ऐसी ही है। फिर वो बिल्ली को स्मेल करने की कोशिश करता है और सोचता है शायद अब वो माओ माओ को समझने लगा है, लेकिन ये बात अभी भी किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि वो बिल्ली वहां पे आई कैसे। शायद वो किसी कैरेज में छुप के पैलेस में घुस गई थी। बाद में किंग उस बिल्ली को रैट एलिमिनेटर कह के बुलाने लगता है, लेकिन फिर उस बिल्ली का नाम माओ माओ भी रख दिया जाता है, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट माओ माओ को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिनशी और गाओ शेन एक बड़े कारवान के बारे में बात कर रहे थे जो जल्द ही पैलेस आने वाला था। जेड पेविलियन में सभी मेड्स अपने नए ड्रेसेस लेना चाहती थी। शाओलिन बताती है कि जल्द ही नई मेड्स भी आ जाएंगी क्योंकि लेडी गयोको को नई मेड्स की जरूरत थी। दूसरा रीजन ये था कि लुलान के पास तो 50 से ज्यादा मेड्स थी, तो फिर लेडी गयोको के पास भी तो इतनी मेड्स होनी चाहिए थी ना। माओ माओ नोटिस करती है कि कारवान पैलेस से बाहर की दुनिया में तो हर जगह दिखाई देते थे, लेकिन पैलेस के अंदर जहां ऐसे फेस्टिवल्स बहुत कम होते थे, इसलिए ये कारवान बहुत स्पेशल था। क्रिस्टल पेविलियन में भी लेडी लीहुआ ने ऐसे प्रिटेंड किया कि शायद वो भी इम्प्रेग्नेट है। वो अपनी मेड शिन से कहती है कि वो कारवान से सामान खरीदने के लिए किसी मेड को भेजे, लेकिन नीचे क्लिनिक से मैसेज मिलते ही शिन का फेस मिस्टीरियस दिखाई देता है। शायद वो कोई बहुत बड़ी साजिश कर रही थी। अब वो कारवान वहाँ 5 दिन रुकने वाला था। सभी लोगों को बहुत ज्यादा खुशी थी, लेकिन लो रैंक मेट्स के लिए ये खुशी का मौका नहीं था क्योंकि उन्हें उनके यूनिफॉर्म के अलावा कुछ भी आउटर पहनने की परमिशन नहीं थी। शाओलिन भी बहुत हसरत से वो सभी कुछ देख रही थी क्योंकि वो भी नए कपड़े खरीदना चाहती थी। वहाँ कुछ लोगों का ये ख्याल था कि अगर कोई डिजीज पैलेस में किसी को हो जाए तो वो बहुत आसानी से स्प्रेड होती है, मगर ऐसा नहीं था। दरअसल पैलेस का इनर हाइजेनिक सिस्टम बहुत अच्छा था। एम्प्रेस ने ये सभी कुछ अपनी वेस्ट फ्रेंडली टेक्निक से बनवाया था। शाओलिन माओ माओ को कहती है कि क्या वो भी इस कारवान के लास्ट डे पे कुछ खरीदने के लिए चलेंगी। माओ माओ को ये सुन के उससे बहुत प्यार आता है। जेड पेविलियन में लेडी गयोको ने बहुत कुछ खरीदा था, लेकिन ये भी लेडी लीहुआ से कम ही था, जो अपनी मेड्स को दिल खोल के गिफ्ट्स देती है, या लीशु जिसे उसकी मेड्स इतना फ्लैटर करती हैं कि वो सभी कुछ खरीद लेती है, जबकि लुलान को सिर्फ एक्सपेंसिव चीजों का शौक था। मगर लेडी गयोको एक्स्ट्रावेजेंट नहीं थी, उसने बहुत जरूरत की चीजें ही खरीदी थी। अब माओ माओ जब उसके ड्रेसेस को देखती है तो उसे पता चलता है कि ज्यादातर ड्रेसेस में वेस्ट के बजाय बस्ट पर टाइज मौजूद हैं। ये प्रॉब्लम था क्योंकि इस तरह लेडी गयोको की प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता चल सकता था। ये देख के माओ माओ को लगता है कि शायद वो ओवर थिंकिंग कर रही है, मगर अगर वाकई किसी ने जानबूझ के ऐसे कपड़े ला के लेडी गयोको को दिए हैं ताकि ये बात बाहर आ जाए, तो इसलिए वो लेडी गयोको को सजेस्ट करती है कि कल वो ऐसे ड्रेसेस खरीदें जो इस तरह के ना हो। लेडी गयोको और होंग न्यांग फौरन समझ जाती हैं। अब कारवान के लास्ट डे पे सिर्फ बचा कुचा सामान बचा था, मगर शाओलिन की खुशी की कोई लिमिट ही नहीं थी। माओ माओ उसे उसके बालों के लिए रिबन भी दिलाती है, जिसपे शाओलिन खुश हो जाती है और उससे प्यार करने लगती है। ये देख के माओ माओ को रियलाइज होता है कि अगर उसकी कोई बहन होती तो शायद वो शाओलिन जैसी ही होती। माओ माओ नोटिस करती है कि उस कारवान में मेडिसिन तो नहीं थी, लेकिन टी और डिफरेंट स्पाइसेस जरूर मौजूद थी। एक और स्पेशल रीजन थी जिसकी वजह से माओ माओ वहां उस दिन आई थी, डिस्काउंट। वो जानती थी कि पैलेस में आने वाला ये कारवान प्राइसेस को ज्यादा ही बता के अपनी चीजों को सेल करेगा और वो खुद को वैसे लूट नहीं होने देने वाली थी। उस वक्त उसके अंदर की मैडम जागी हुई थी। वो जैस्मीन टी लेने जाती है तो वहाँ वो एक लड़की से मिलती है। ये वही लड़की थी जिसने कुछ दिन पहले उस बिल्ली को पकड़ा था। वो भी शाओलिन की तरह लॉन्ड्री में काम करती थी क्योंकि उसने भी शाओलिन जैसा यूनिफॉर्म ही पहना हुआ था। क्लिनिक वापस पहुंचने पे ग्वेन खुशी से कहता है कि उसे पता ही नहीं था कि माओ माओ के भी दोस्त हैं। दरअसल उस वक्त माओ माओ शाओलिन और बिल्ली पकड़ने वाली लड़की के साथ आई थी। ये सभी कुछ माओ माओ को थोड़ा रूड लगता है।
अब उसके साथ आई लड़कियां उस बिल्ली को देख के खुश होती हैं और उसका नाम पूछती हैं, लेकिन इससे पहले कि उस बिल्ली का असली नाम बताया जाता, माओ माओ फौरन से उसे रैट एलिमिनेटर कह के बुलाती है, क्योंकि वो उन सबको वो नाम नहीं बताना चाहती थी जो उस बिल्ली का बाद में रखा गया था, यानी माओ माओ। फिर वो सब जैस्मिन टी और मून केक्स खाने लगती हैं। दूसरी लड़की पूछती है कि क्या हर साल इसी तरह के फेस्टिवल्स होते हैं। माओ माओ समझ जाती है कि शायद वो लड़की भी यहाँ 1 साल पहले ही आई होगी, और अगर वो लुलान के साथ वहाँ आई है तो फिर तो उसे 6 माह हुए होंगे। वो लड़की साउथ की तरफ से आने वाली वियर्ड सी स्मेल को नोटिस करती है। ग्वेन कहता है कि शायद वाटर ड्रेनेज का प्रॉब्लम होगा। वो लड़की उन सभी को अपनी ड्राइंग्स दिखाती है तो माओ माओ को पता चलता है कि उसकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। माओ माओ को याद आता है कि इंसेक्ट्स को भी एज अ मेडिसिन यूज किया जा सकता है। अब वो लड़की उसे साउथ में मौजूद स्पाइडर्स के बारे में बताती है तो माओ माओ को क्यूरियोसिटी होने लगती है। वो उन स्पाइडर्स की हेल्प से कोई मेडिसिन बनाना चाहती थी। यूं वो दोनों लड़कियां आपस में इंसेक्ट्स के बारे में बातें करने लगती हैं। चंद दिन बाद उस कारवान के जाने के साथ ही पैलेस में हर कोई परफ्यूम ऑयल यूज करने लगता है। कभी तो वो बहुत अच्छी स्मेल देता था, लेकिन कई बार उसकी स्मेल इतनी बुरी होती कि ऐसा लगता शायद वो पॉइजन है। एक मेड जब माओ माओ के पास से गुजरती है तो माओ माओ उसके पास मौजूद उन कपड़ों को स्मेल करने लगती है जो उसकी बास्केट में थे। शायद वो रोजेस की परफ्यूम थी। उसे ख्याल आया कि वो फिर से उन रोजेस से बनाई गई परफ्यूम को सेल करके पैसे कमा सकती है, मगर फिर उसे ये भी ख्याल आता है कि ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं, इसलिए वो बाकी कपड़ों को भी स्मेल करने लगती है। फिर वो क्रिस्टल पेविलियन जाती है, क्योंकि वहाँ की मेड्स बहुत पागल थीं और हर ट्रेंडी चीज को ट्राई करती थीं। अंदर जाके वो एक के बाद एक कपड़े को स्मेल करने लगती है बगैर किसी परमिशन के, लेकिन जैसे ही वो शिन के पास पहुँचती है तो घबरा जाती है, क्योंकि शिन ने जिनशी को कंप्लेन कर दी थी। जिनशी माओ माओ को डांटता है तो माओ माओ उसे सारी बात बताती है और कहती है कि आइंदा वो परमिशन लेके ही ऐसा करेगी, मगर ये सुन के जिनशी और ज्यादा चिढ़ जाता है। माओ माओ एक छोटा सा नोट जिनशी को देती है जिसपे लिखा था रोज बेंजोविन, ब्लू केटल्पा, फ्रैंकिंसेंस और सिनेमन, इस जैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखे थे। ये वो परफ्यूम स्मेल्स और ऑयल्स थे जो आज उसे यहाँ पे फील हुए। अब प्रॉब्लम ये था कि ये सभी स्मेल्स प्रेग्नेंट औरतों के लिए नुकसानदेह थी। मजीद ये कि कारवान में जो टी और स्पाइसेस सेल हो रही थी वो भी काफी डेंजरस थी। जैस्मिन टी यूट्रस को श्रिंक करने की एबिलिटी रखती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जो वहाँ नहीं होने चाहिए थे। उनकी थोड़ी सी क्वांटिटी तो शायद बुरी ना हो, लेकिन ज्यादा यूज करने पे रिस्क बढ़ जाता था। माँ माँ खुद को इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल समझती है, क्योंकि वो उस कारवान की खूबसूरती में इतना खो गई कि इन बातों को उसने इग्नोर कर दिया। ये सभी कुछ उसे उसकी सिचुएशन के बारे में याद दिलाता है जब वो पॉइजनस व्हाइट पाउडर हर फीमेल के पास उस पैलेस में मौजूद था। उस वक्त भी ऐसी ही छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया जाता था। लेकिन क्या वाकई ये सभी कुछ कोइंसिडेंस था या फिर कोई सोची समझी प्लानिंग थी? माओ माओ को ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो अपने फादर की कही बात याद करती है कि उसे किसी भी चीज को एज्यूम नहीं करना चाहिए। अब वो टी पीने ही वाली थी कि जिनशी उससे उसका कप उसे देने को बोलता है। माओ माओ बताती है कि ये टी ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है और मेल्स में इनफर्टिलिटी भी पैदा कर सकती है। लेकिन जिनशी का इस सबसे क्या काम था? वो तो एक यूनिक था। लेकिन शायद माओ माओ को लगा कि वो कुछ ज्यादा ही कह गई है, इसलिए वो वहां से टी पीने के बाद भाग जाती है और जिनशी भी टी पीने के बाद वहां से निकल जाता है। बाहर गाओशिन जिनशी को बताता है कि एवरेज रैंक लेडी जिन पॉइजन की वजह से मर गई। पता चला था कि ये सभी कुछ खाने में पॉइजन की वजह से हुआ। गयो को भी ये खबर सुनती है तो उसे याद आता है कि लेडी जिन तो पिछले 1 साल से बीमार थी। ग्वेन माओ माओ को एक मिसिंग मेड टाओ के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो बहुत अच्छी हार्ड वर्किंग लड़की थी। बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक वो गायब हो गई। पैलेस में बहुत सी औरतों को एक दूसरे से जेलसी होती है और उनके एक दूसरे से नहीं बनती। शायद यही यहाँ की सबसे बुरी रियलिटी है। एक ऐसा गार्डन है जहाँ पर हजारों फीमेल्स एक दूसरे की जेलसी और ट्रैप्स को भुगतती रहती हैं। फिर जिनशी माओ माओ को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि किंग ने उसकी बुक्स को पैलेस की हर फीमेल को देने का डिसाइड किया है। माओ माओ एक्सप्लेन करती है कि बहुत सी मेड्स को उसने पढ़ना लिखना सिखाया। ये सुन के जिनशी खुश होता है और बताता है कि वो सभी लोगों के लिए एक स्कूल खोलने का प्लान कर रहा है। माओ माओ कहती है कि ये अच्छा आइडिया है, जिस पे जिनशी और गाओशिन हैरान रह जाते हैं, क्योंकि माओ माओ इतने अच्छे से तो किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन इस बार उसने बगैर कोई बात लंबी किए उन्हें सीधा सा जवाब दे दिया था। उसका ये अच्छा एटीट्यूड देख के उन्हें शक होने लगता है कि शायद वो बीमार है, लेकिन माओ माओ जैसे ही अपने पुराने एटीट्यूड में आती है तो उन दोनों को खुशी होने लगती है। अब माओ माओ उनके स्कूल के प्लान को देखती है तो वो बताती है कि अगर ये स्कूल नॉर्थ में बनाया गया तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे अपर और एवरेज रैंक की लेडीज आती हैं।
वो बहुत रूडली बिहेव करती हैं और शायद वहाँ पे वो ऐसा स्कूल ना खोलने दे। बेहतर ये होगा कि स्कूल को साउथ में बनाया जाए जहाँ ज्यादा आना जाना नहीं होता। ये सुन के जिनशी असल बात पे आता है। वो माओ को बताता है कि उसके बारे में ये खबर मिली है कि वो मेडिकल क्लिनिक में मत्सुटाके मशरूम्स खा रही थी, इसलिए वो चाहता है कि वो मशरूम्स के बारे में और ज्यादा पता चलाए। जिस पर माओ साउथ के एरिया में जाती है और खुशी खुशी डिफरेंट टाइप्स के मशरूम्स को इकट्ठा करने लगती है। अचानक उसे एक अजीब सी स्मेल आती है, शायद वही जिसके बारे में उस दूसरी लड़की शी सुई ने बताया था। क्या यही वो गंदा पानी था जिसकी स्मेल उस दिन आ रही थी? माओ जब जेड पेविलियन वापस आती है तो उसके कपड़े बहुत गंदे हो गए थे, लेकिन उसका दिन बहुत प्रोडक्टिव था। उसने ऐसे मशरूम्स को कलेक्ट किया जिनसे मेडिसिन बनाई जा सकती थी। वो गुएन को बताती है कि ये सभी मशरूम्स पॉइजनस हैं, इसलिए इन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना। फिर वो कपड़े बदलती है और गयोको और होंग न्यांग से मिलती है तो वो उनके हाथों में बंधी ब्लैक रिबन को देखती है। ये इस बात की अलामत थी कि वहाँ किसी की डेथ हो गई। होंग न्यांग उसे बताती है कि लेडी जिन एवरेज रैंक की लेडी थी और एक बहुत बड़े ऑफिसर की बेटी भी थी। पिछले साल वो बीमार हुई और आखिरकार खाने में पॉइजन की वजह से मारी गई। वो बहुत रूडली बिहेव करती थी। ये बातें करते हुए होंग न्यांग भी अजीब तरह से बिहेव करती है। वो मजीद बताती है कि किंग ने कभी जिन की तरफ देखा भी नहीं था, वो उसे घर भेज देना चाहता था। असल रीजन ये थी कि लेडी जिन का बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो हर वक्त जेलसी फील करती और दूसरों के साथ रूडली बिहेव करती। वो क्रूअल भी थी, हर वक्त र्यूमर्स ही फैलाती रहती है, यहाँ तक कि वो अपनी मेट्स को मारा भी करती। यही वो वक्त था जब लेडी गयोको को पॉइजन दिया गया, जब वो लिंगली के साथ प्रेग्नेंट थी। यकीनन लेडी जिन ने लेडी गयोको के साथ डायरेक्टली तो ऐसा नहीं किया होगा, उसे जरूर किसी को हायर किया होगा। जिनशी ने उससे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस हासिल नहीं कर पाया। होंग न्यांग कहती है कि अच्छा हुआ वो मर गई। माओ सोचती है कि शायद यही वजह थी कि जिनशी ने उसे मशरूम्स को कलेक्ट करने के लिए भेजा। अब माओ मरने वाली लेडी जिन के फ्यूनरल में जाती है तो देखती है कि एक मेड के हाथ पे रैशेज हैं। लेडी जिन की बॉडी को देख के माओ को बहुत दुख होता है कि काश वो उस बॉडी को इंस्पेक्ट कर सकती, लेकिन अचानक तभी वहाँ एक औरत आ जाती है और वो पागलों की तरह रोने लगती है। ये वही औरत थी जिसने कल भी वहाँ पे बहुत शोर मचाया था। वो एक लो रैंक की लेडी थी, एक ट्रेडर की बेटी, बहुत अच्छी, और किंग भी कभी कभार उसके पास जाता था। लेकिन 2 साल पहले उसे एक मिस्टीरियस डिजीज हो गई और उसे वहां से भेज दिया गया। लेकिन अगर वो अपने घर चली भी जाती तो उसकी शादी नहीं हो सकती थी, इसीलिए किंग ने उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हुए उसे पैलेस में रुकने की परमिशन दे रखी थी। वो वहां आके इसलिए शोर कर रही थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके साथ ये सभी कुछ लेडी जिन ने किया है। अब माओ वहां रेड कलर के मशरूम्स को देखती है। ये वही मशरूम्स थे जिन्हें वो ढूंढ रही थी। मेडिकल ऑफिस में उसने वो मशरूम्स जिनशी और गाओशिन को दिखाए तो सब ने उसकी स्मेल से अपना मुंह ही उधर कर लिया, क्योंकि वो मशरूम इतना पॉइजनस था कि जरा सा भी किसी की जान लेने के लिए काफी था और सिर्फ टच करने से ही स्किन पे अपना इम्पैक्ट दिखाता था। माओ जिनशी को दूर रहने को बोलती है, वरना उसे भी उसके जैसा ही रैश हो सकता था। कई साल पहले जब वो अपने फादर के साथ हर्ब्स को इकट्ठा कर रही थी तब भी उसे यही मशरूम मिला था और हाथ वॉश करने के बावजूद उसकी बॉडी पे ये रैश आ गया था। माओ लेडी जिन के बारे में पूछती है तो जिनशी कहता है कि वो उससे क्या पूछना चाहती है, खुल के पूछे। जिनशी माओ को बताता है कि 2 साल पहले लेडी सू एक मिस्टीरियस बीमारी का शिकार हुई। सबको लगता था कि लेडी जिन ने उसे पॉइजन दिया है, मगर कोई भी एविडेंस नहीं मिला। 1 साल पहले लेडी जिन को भी वही सिम्टम्स शो होने लगे, क्योंकि शायद उस पॉइजन को यूज करते हुए उसकी बॉडी पे भी रैशेज आ गए थे। फिर उसे डिप्रेशन हुआ और उसका बिहेवियर भी बदल गया। वो बहुत काइंड हार्टेड हो गई और ये सभी कुछ ना सहते हुए उसे खुद भी पॉइजन पी लिया। ये सभी कुछ उसकी मेड्स ने उन्हें बताया था। लेकिन माओ को ये सारी कहानी गलत लग रही थी, क्योंकि अगर ये मशरूम्स खाए जाएं तो वॉमिट और पेट में दर्द होना लाजमी था। माओ बहुत सी बातें सोचने लगती है। इससे पहले भी उसने सुना था कि मशरूम्स खाने से मुंह स्वेल हो जाता है और इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, लेकिन ये बात उसके लिए नई थी कि ये पॉइजन फेस तक फैल जाए। लेडी जिन के फेस पर जो स्वेलिंग थी वो देख के ऐसा लगता था कि वो पुरानी नहीं बल्कि अभी अभी की है, जैसे किसी ने डायरेक्टली पॉइजन उसके फेस पे फेंक दिया हो। मगर अजीब बात ये थी कि उसके हाथ बिल्कुल ठीक थे, जबकि वो रैशेस तो किसी और के हाथ में थे। ये सुन के जिनशी को भी क्यूरियोसिटी होने लगती है। वो माओ को अपने करीब खींच के कहता है कि खुल के बात करो। माओ को उसका ये एटीट्यूड कुछ अच्छा नहीं लगता। वो उसे दूर धिक्का देती है और साफ कहती है कि उसे चंद दिन चाहिए, तभी वो सही बात बता सकेगी। अब वो उस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और बहुत सारे लोगों से बातें करती है और बहुत सारी जगहों पे भी जाती है। फिर आखिरकार वो साउथ एरिया में जाती है जहां उन मशरूम्स के बारे में उसे पता चला था कि वहां पे वो बहुत ज्यादा मौजूद है। माओ वहां मिट्टी खोदने को कहती है।
उसके ऑर्डर पे यूनिक्स ऐसा ही करते हैं और अब जैसे ही वो एक गड्ढा खोदते हैं तो उन्हें अपने सामने बहुत अजीब सीन दिखाई देता है। हर तरफ स्मेल ही स्मेल फैल जाती है। वहाँ पे एक बॉडी पड़ी थी जो कि अब स्केलेटन में बदल चुकी थी, मगर उसकी ज्वेलरी अब भी वहाँ मौजूद थी। और जब उन्हें पता चलता है कि वो कौन है तो सब हैरान रह जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा डर भी लगने लगता है। वो लाश किसकी थी ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा।